दोस्तों नमस्कार। भारत 2020 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आज इसका दूसरा चैप्टर जो है उसको देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर व सब्सक्राइब करिए। इतना तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता ही है। तो आइए हम देखते हैं। अगर पसंद ना आए वीडियो तो इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है। जो आपको पसंद आए वो करिए। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक है, जो दूसरा चैप्टर है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दूसरे चैप्टर पे आते हैं। तो ये आपका चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। तो हम इसकी देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में यहाँ से क्वेश्चन आपके आईएएस पीसीएस हुआ, अन्य एसएससी व अन्य वनडे एग्जाम जो होते कम्पिटिटिव, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें है राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तिरंगा है। ध्यान दीजिएगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जो तीन रंगों की समानांतर पट्टियों में विभाजित है। इनमें से सबसे ऊपरी वाली जो पट्टी है एक गहरी केसरिया रंग की है। मध्य वाली पट्टी जो है ये आपकी सफ़ेद रंग की है। और सबसे नीचे वाली जो पट्टी है ये किस कलर की है? तो यह गहरी हरे रंग की पट्टी है। गहरी हरे रंग की पट्टी है, जबकि सफ़ेद वाली पट्टी के बीच में एक गहरा और किस कलर का? गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, जिसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे का बिना रुके हुए अनवरत रूप से पथ पर आगे बढ़ने का पथ प्रदर्शक के रूप में संकेतित करती हैं। तो ये हमारा, अब अगर पूछा जाए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पहले शब्द कौन सा यूज हो रहा। पहले शब्द अगर चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, हमारे ध्वज की चौड़ाई कम है, ये 2 रेशियो में है, जबकि लंबाई ये 3 रेशियो में है। तो इसका जो रेशियो या अनुपात है ये 2:3 है। लेकिन ध्यान रहे 2 क्या है? चौड़ाई, जबकि 3 क्या है? लंबाई। अगर इसी को उलट करके एग्जाम में पूछा जाए, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर 3:2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। अब जो ये सफ़ेद कलर की ये पट्टी है, 1 ये 2 3, इसमें ये 24 तीलियां बनी हुई है, कहाँ से लिया गया है? तो ये सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर इसे बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान सभा के द्वारा जो हमारा ये ध्वज तिरंगा है इसे कब अपनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा, इसे 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई, यानी स्वतंत्रता के पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। तो ये आपका लिखा भी हुआ कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो और इसके राज चिन्हों व नामों का दुरुपयोग ना किया जाए, तो इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर गैर संवैधानिक अनुदेशों के अलावा संसद के द्वारा 2 कानून या अधिनियम भी बनाए गए हैं। उनमें से एक है राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और दूसरा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगर राष्ट्रीय ध्वज के नाम का, राज चिन्ह का अगर ये दुरुपयोग होता है तो उस व्यक्ति या संस्था के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज
के राज चिन्हों व नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और यदि राष्ट्रीय गौरव अर्थात राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान करता है, चाहे वो व्यक्ति या कोई संस्था हो, तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगला ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहा गया। इसके अलावा ध्वज संहिता क्या पारित किया गया? ध्वज संहिता 2002, ध्वज संहिता 2002 भी प्रभावी किया गया और यह 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है, जिसमें विधि, परंपरा, प्राविधि, अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है। और इसी भारतीय ध्वज संहिता, अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का कोई नागरिक या प्राइवेट संस्था या शैक्षिक संस्था के द्वारा ध्वज का प्रदर्शन किया जाता है, तिरंगे को फहराया जाता है, तो अगर इसमें कोई उसके द्वारा त्रुटि होती है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी? क्या 1950 का नामों, राज्य चिन्हों, नामों दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 या राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत ये सब बातें कही गई? तो इसका उत्तर है नहीं। ये बातें प्राइवेट संस्था, भारत का कोई नागरिक या शैक्षिक संस्थान ये राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकता, ये बात कही गई है भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। परंतु यानी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, परंतु इस बारे में राज्य चिन्हों, नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित कोई अन्य कानून बनाया जाता, तो उसका पालन इन प्राइवेट संस्थाओं, भारत का कोई नागरिक या शैक्षिक संस्थान को अनुपालन करना होगा। अनुपालन के लिए कंपल्सर किया गया है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ये ऊपर वाला कलर आप देख लीजिए किस कलर में है, तो ये आपका किस कलर में है, तो ये आपका केसरिया कलर में है, ये सफ़ेद रंग में है। और ये नीचे वाला किस कलर में है, तो ये आपका किस कलर में है, तो ये आपका गहरा हरे कलर में है। इसमें गहरे नीले कलर में 24 तीलियां बनी हुई हैं। कितनी तीलियां बनी हुई? 24 तीलियां बनी हुई है। आगे आते हैं, देखते हैं। अगला है राज चिन्ह। अगला क्या है? राज चिन्ह है। तो राज चिन्ह के संदर्भ में हमारा क्या है? तो हमारा जो राज चिन्ह है ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है और इसी मूल स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसी के ऊपर एक पद्म आकार है और पद्म के ऊपर एक बल्लरी है और उस बल्लरी पर 4 जानवरों को घेरा गया। हाथी, हर्ष, सांड व अगला कौन है? सिंह है। तो हाथी, हर्ष और ऐसे याद रखिए तो आपको आसान रहेगा। हाथी, हर्ष, 2 हाथ से हाथी, हर्ष, सिंह, सांड को बनाया गया है, जिनके बीचों बीच में एक चक्र बना हुआ है और यह चक्र बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर बनाया गया, जिसमें धर्म चक्र सुशोभित होता। अब अगला प्रश्न है कि हमारा ये आपका राज्य चिन्ह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ उसी दिन हमारा राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तो ये जानवर भी पूछा जा सकता। और इसी फलक के नीचे आपको क्या किया गया? राज्य चिन्ह में एक सूत्र लिखा हुआ। इससे क्वेश्चन 2015 में IAS के प्रीलिम्स में पूछा गया था सीधे कि राज चिन्ह पर स्थित सत्यमेव जयते, ये पहला क्वेश्चन ये बना किस नागरिक, अगर अब पूछा जा सकता सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में उकेरा गया, जिसका अर्थ होता सत्य की ही विजय होती है।
तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया, तो ध्यान दीजिएगा ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राजचिन्ह पर स्थित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। आप पेपर उठा के देखिएगा 2015 आईएएस के प्रीलिम्स में। अब सोचिए कि 2-3 क्वेश्चन आपके ये 2015 में 3-4 क्वेश्चन केवल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आईएएस प्रीलिम्स में आए थे। अब जरा सोचिए आईएएस और पीसीएस में एक एक क्वेश्चन के लिए मारी आप कंपटीशन से बाहर होते हो, यानी तो कितना इम्पोर्टेंस है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन सीधे हिट कर जाओगे। अगला हम देखते हैं इसी का, तो भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग के लिए अगर कोई इसके लिए दुरुपयोग करता है, तो अनुचित उपयोग करता है, तो इसके लिए भी बनाया गया भारत के राज्य की अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग करने के संबंध में संसद ने एक कानून बनाया, भारत के राज्य की अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती। ये है सारनाथ का सिंह स्तंभ सत्यमेव जयते। अगला हम राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं। तो आइए हम राष्ट्रगान की बात करते हैं। तो राष्ट्रगान में देखते हैं तो हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी संस्करण कौन है, जन गण मन है। तो अगर पूछा जाए रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को मूल किस भाषा में लिखा था, तो ये बांग्ला भाषा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित अमर सोनार नामक जो राष्ट्रगान आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो यही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया, यानी रचा गया था। अब ये हमारा राष्ट्रगान ये अपनाया कब गया, तो ये जब 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911। कब, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसी को किस नाम से जाना जाता, कोलकाता अधिवेशन। तो ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान हमारा गाया गया था। पूरे राष्ट्रगान में 5 पद हैं। कितने पद हैं, तो पूरे राष्ट्रगान में 5 पद हैं और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसको गाने में कुल समय कितना लगता, 52 सेकेंड लगता है। अगला हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत की। तो राष्ट्रगीत हमारा क्या, वंदे मातरम है, जो कि संस्कृत में वंदे मातरम से भी स्पष्ट हो रहा, संस्कृत भाषा में लिखा। और इसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये क्या किया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारा क्या राष्ट्रगीत लिखा गया है। इसको जनगणमन के समान दर्जा प्राप्त है। और ये राष्ट्रगीत अगर पूछा जाए, नेशनल सॉन्ग पूछा जाए, तो ये पहली बार कब गाया गया था, तो ये पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका वंदे मातरम। आगे देख लेते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद अरबिंदो के द्वारा किया गया। ये भी पूछा जा सकता है। बो टू दी मदर, richly watered, richly fruited, cool with the winds of the south, dark with the crops of the harvest, the mother, her nights rejoicing in the glory of moonlight, her lands clothed beautifully, with her trees in flowering bloom, sweet of laughter, sweet of speech, the mother, giver of bones, giver of bliss। तो ये हमारा अंग्रेजी में अनुवाद अगर राष्ट्रगीत का पूछे तो अरबिंदो घोष के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया गया था।
अगला हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर की। इस बार पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, हमने करंट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आईएएस 2015 का पेपर उठा के देखिएगा, आपको सीधे मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर है तो ये किस पे आधारित है? तो पहला क्वेश्चन शक सम्मत पर आधारित है। पहला ये ध्यान दीजिएगा, शक सम्मत कब से माना जाता है? 78 ईस्वी से माना जाता है। तो शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का पहला महीना कौन है? चैत्र। हिंदी के महीने का नाम इस प्रकार चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, भाद्रपद भी कहा जाता, सावन, भादो, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। इस प्रकार आपके क्या है? महीनों के नाम है चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। ये 12 महीने हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसका पहला महीना कौन है? चैत्र है। और यह समानता कितने दिनों का होता? 365 दिन का होता। अब सबसे ज़्यादा यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि इसे सरकारी उद्देश्यों के लिए कब अपनाया गया, ये डेट याद रखिएगा। इस बार 2 स्टेटमेंट आपके यहीं से पूछे गए थे, जो आप पीसीएस प्री में और इसके पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका आईएएस प्री में। तो 22 मार्च इस बार का पीसीएस का पेपर उठा के देखिएगा, तो ये 22 मार्च 1957, वहाँ 1950 दिया हुआ था, नहीं, 22 मार्च 1957 को इसे सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। क्या? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। और इसमें क्या क्या होता? भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य कैलेंडर या भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र। इसके लिए हम राष्ट्रीय पंचांग यानी क्या करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसको भी फॉलो करते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी, फरवरी और ये मार्च के महीने जो आप सीखते हो, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जबकि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ये आपका हिंदी के महीने हैं, जो किस पे आधारित है? ये राष्ट्रीय पंचांग हमारा है, शक सम्मत पर ये आधारित है, जो 78 ईस्वी में शुरू होता है और समानता 365 दिन इसमें होते हैं। भारत सरकार सरकारी कामकाजों के लिए 22 मार्च 1947 को इससे 22 मार्च 1957 1957 को अपनाया, जिसमें भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर या भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्य का मतलब हुआ एक समानता है। क्या समानता है? कि चैत्र का पहला दिन, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके आईएएस में आया था, चैत्र का पहला दिन समानता 22 मार्च या 21 मार्च। 22 मार्च कब होगा? चूंकि मार्च का महीना सामान्य वर्ष होगा, तो 22 मार्च चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को आएगा। जो अभी मार्च बीता है, जब भी आपको हिंदी और इनके साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ समानता देखनी हो, तो 22 मार्च का दिन जो होगा वो चैत्र महीने का पहला दिन होगा। हिंदी के महीने में चैत्र जो महीना है, जो हिंदी का पहला महीना है, वो जनवरी से नहीं शुरू होता,